नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। सीरिया में दिसंबर 2024 में बशार अल असद की सरकार गिरा जाने के बाद साबिक टेररिस्ट अबू मोहम्मद अल जौलानी की जिस तरह से अहमद अल शरा के तौर पर रीब्रांडिंग की गई और अमेरिका ने जिस तरह से सीरिया से पाबंदियां हटाईं और इजराइल का अमल दखल बढ़ा, इन वाक़यात ने इलाके के हालात बहुत हद तक बदल दिए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अहमद अल शरा कौन है और क्यों अमेरिका, यूरोप, तुर्की और अरब मुल्क उनके सपोर्ट में खड़े हैं। क्या सीरिया में तालिबान जैसा संगठन खड़ा किया जा रहा है? क्या 1990 के अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी सीरिया में दोहराई जाएगी? क्या तुर्की पाकिस्तान बनने जा रहा है? इन सब सवालात के जवाब हासिल करने के लिए ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास ने भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सौरभ कुमार शाही से ख़ास बातचीत की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहा है ताकि आप सीरिया के हालात और उनके पीछे की साजिशों को गहराई से समझ सकें। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में हम आपको ईरान रेडियो हिंदी का लिंक भी दे रहे हैं ताकि आप उस चैनल पर जाकर और ज़्यादा वीडियो देख सकें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें, इस वीडियो में समझते हैं कि सीरिया में क्या तालिबान जैसा संगठन खड़ा किया जा रहा है। क्या तुर्की सीरिया में पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान की साजिश में शामिल होकर इस खेल का बड़ा खिलाड़ी बन रहा है और तुर्की सीरिया की तबाही में क्यों दिलचस्पी रखता है। देखिए ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास की सौरभ कुमार शाही के साथ खास बातचीत। अबू मोहम्मद जुलानी अल-नुसरा फ्रंट, अल-कायदा या HTS हैयत तहरीर शाम के नेता जिनका नया नाम अहमद शरा हो गया है, अमरीकी, यूरोपीय और अरब नेताओं से लगातार मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। अबू मोहम्मद जुलानी सीरिया और उससे पहले इराक में अपने आतंकी हमलों और खूंखार गतिविधियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब अमेरिका, यूरोपीय देशों, इजराइल, तुर्की और अरब देशों के करीबी घटक के तौर पर नज़र आ रहे हैं। वैसे तुर्की और कतर ने खैर हमेशा ही उन्हें घटक के तौर पर ही देखा है। सवाल यह है कि अहमद शरा के बारे में वेस्ट और अरब देशों का ताज़ा रवैया क्या तालिबान के बारे में इन देशों की 1980 के दशक की स्ट्रेटेजी की कॉपी नहीं है? अगर सीरिया में ये देश अबू मोहम्मद जुलानी की लीडरशिप में तालिबान संगठन जैसा कोई मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पहले हो चुके अनुभवों और उनके भयानक परिणामों को क्या अब सीरिया में दोहराया जाएगा? क्या 1990 के दशक के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी हमले और धमाके अब सीरिया और उसके साथ ही साथ तुर्की और दूसरे देशों में नजर आएंगे? क्या इस संदर्भ में तुर्की 1990 का पाकिस्तान बनने जा रहा है? रूबरू में आज हम सौरभ कुमार शाही साहब से अपनी गुफ्तगू में इन पहलुओं का जायजा लेंगे। मैं हूं अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। तो रूबरू में हमारे साथ सौरभ कुमार शाही साहब हैं। हम बहुत अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सीरिया संकट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और इस पे बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाल सकते हैं सौरभ कुमार शाही साहब, जिस तरह इससे पहले हमेशा इन घटनाओं पर जिस तरह से क्लियर पिक्चर हमें देते हैं। शाही साहब, आपका स्वागत है रूबरू में बहुत बहुत। शाही साहब, अगर हम सीरिया की स्थिति को देखते हैं तो बड़ा एक अजीब स्थिति ये नज़र आती है। एक तरफ तो हमें ये लग रहा है साफ कि अल-नुसरा फ्रंट एक दहशतगर्द तंजीम HTS के नाम पे आ गई और वो उसका भी सबको पता है, अबू मोहम्मद जौलानी बिल्कुल जाना पहचाना और बदनाम टेररिस्ट। लेकिन हम एक बारगी देखते हैं कि एकदम जैसे कोई नहीं ड्रामाई एकदम चेंज आया कि साहब वो फिर दौरे कर रहे हैं। पहले तो उनको यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सत्ता में पहुँचाया गया सीरिया की, उसके बाद एक बारगी देखते हैं कि उनके ऊपर से पाबंदियाँ हट रही हैं। ट्रंप ने भी हाल फिलहाल में वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने साइन किया कि पाबंदियाँ हट जाएँ, जो कि बड़ी कई दशकों से चली आ रही थी। अरब मुल्कों का जो रुझान है वो देखने में आ रहा है हमें। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इसको एनालाइज़ कीजिए कि एक बारगी, यानी मैंने जो इंट्रो में जैसे जो बात कही कि क्या हम ये देख रहे हैं कि एक नया तालिबान मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हो रहा है सीरिया में? इस एंगल से क्या हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं?
जी, अगर आप इस पूरे यानी ये जो स्कीम जो सिविल वॉर का इतने साल 14 साल जो चला, आप अगर उसको देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तालिबान से कोई बदतर किस्म का एक निज़ाम जो है अभी आपको देखिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ मुझे बात कर, दोनों जगह मैं गया हूँ, दोनों के कई ऑफिसर्स लड़ा के उनसे मैं मिल चुका हूँ, उनसे मेरी बात है। लेकिन तालिबान में तमाम बुराइयां हैं, अपनी जगह है, और हम या आपको भी उसकी हुकूमत के अंदर अगर हमें रहने को कहा जाए तो हम और आप शायद ना रह पाए, इसमें कोई दो आराई नहीं। लेकिन उसका एक अपना एक हनफी मजहब में जो एक देवबंदी आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट है, उसके इंटरप्रिटेशन से उनकी अपनी एक जिंदगी। बेशक हो सकता है कि उनका इख्तलाफ हो अहले तशी के साथ, या बेशक उनका इख्तलाफ हो बरेलवी तरह के जो वहाँ के लोग होंगे, यानी जो खानका और इस तरह की चीज़ों में जिनका आना जाना होगा, या जो रोजे पे जाते हैं या इस तरह जाते हैं। लेकिन वो किसी किस्म से उनके अगर आप इंटरप्रिटेशन को पढ़ें, हालांकि एक दो कोई मौलाना कुछ कह दे, लेकिन एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो तकफीर का कोई बात नहीं मिला है ना। अभी जब वो सत्ता में आया, आपने कई बार देखा होगा कि शिया मस्जिद में भी जाते हैं और वहां भी जाते हैं, और कई बार नमाज भी साथ में पढ़ लेते हैं, और सॉलिडरिटी वगैरह। शाहिद साहब, एक वर्जन तो हम तालिबान का आप देख रहे हैं जो इन्होंने अमेरिका के निकलने के बाद जिन्होंने ऑक्यूपाई किया, और एक उनका एक स्टाइल है। एक हमने 90s में देखा जब उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा किया था, बड़ा एक बर्बर रूप उस वक्त देखने में आया था। हम तालिबान की ये दो वर्जन देखते हैं, और इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि अगर हम आज सीरिया के हालात को देखें तो अहमद शरा का यानी अबू मोहम्मद जौलानी की जो टीम है और जो इनका संगठन है, जिस तरह से वहाँ बिहेव कर रहा है कि हम अभी कुछ ही महीनों के अंदर हमने मासेकर की घटनाएं देखी साहिल पे, यानी साहिली इलाकों में हमने देखा। उसके अलावा दुरूस के सिलसिले में भी 100 के से ज़्यादा लोग मारे गए, बता दोनों इनके भी लोग भी मारे गए उसमें। तो अगर हम वो हिंसा देखते तो एक बार हमको रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात तालिबान उसके याद आते हैं अफ़गानिस्तान के। मगर आप बड़ा अहम पॉइंट कर रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा बदतर है, यानी इस वक्त जो सीरिया में हो रहा है वो तालिबान से बड़ा अहम पॉइंट है। जी देखिए ना, जो पहली बार जब इनका कब्जा हुआ अर्ली 90s में, जब इन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को भगाया, तो उस जमाने में आपको याद होगा कि क्योंकि बड़ी तादाद में अरब फाइटर्स वहाँ रहते थे जो ऑलरेडी जो सलफी वहाबी लाइन बेंट से आते थे, तो वो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं हावी हो गया, जो ये देवबंदी इन्फ्लुएंस इनका था, और वो अपने तरफ से उनको ज्यादा प्यूरिटन बनाते थे। अब के अफगानिस्तान में चूंकि ये मामला नहीं है, ये अरबी सल्फी वो नहीं है, इनफैक्ट वो उनके अगेंस्ट में है, क्योंकि वहाँ उनकी प्राइमरी लड़ाई जो है आजकल वो इस्लामिक स्टेट पे। बट अगर ISIS से लड़ाई चल रही है, सही कह रहे हैं जी। हाँ जी, बट अगर आप सीरिया को देखें तो यहाँ तो भाई प्राइमरी लड़ाई, यहाँ तो वो जो इस्लामिक स्टेट जैसा जहनियत रखने वाला जो है वो तो सत्ता पे है। अब आप ये बताएं कि जिसके लड़ाके, जिसको आपने 15 साल 18 साल ये ब्रेन वॉश किया है कि ये जो है जिहाद है, हमको छोड़ के सब काफिर हैं, यानी दूसरे सुन्नी भी काफिर, तो वही तो तकफीर की आइडियोलॉजी है ना। बिल्कुल। तो फिर उससे आप कैसे ये सोच सकते हैं कि वो फाइटर जब वहां पे रहेगा और वो जूस को देखेगा या अलवी को देखेगा या क्रिश्चियन को देखेगा या इस्नाशरी शिया को देखेगा, तो वो उस पर अटैक नहीं करेगा? ये तवक्को तो होनी भी नहीं चाहिए। और हमारे जैसे लोग यही चीज इतनी सालों से कहते आए हैं कि भाई उसकी पूरी ट्रेनिंग वही है, वो कैसे उससे मतलब एक वो जो कहते हैं ना, लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। अब लेपर्ड के वो उस पे जिस्म पे वो जो धब्बा है वो गोल गोल बना हुआ, उसको तो वो बदल नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो अब वो चीज हमको यहाँ पे नजर आ रही है कि इवन दो वेस्ट को खुश कर दे में अहमद अल शरा खुद जो हैं वो इसकी डायरेक्ट ऑर्डर ना दे। हालांकि जो अभी वो साहिल पे मैसेकर हुआ है उसकी जो पूरी जांच जो है वो वेस्टर्न प्रेस ने जो की है,
उसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने क्लियर लाइन ऑफ कमांड एस्टेब्लिश किया और कहा है कि ऑर्डर जो कत्लेआम का ऑर्डर था साहिल पे अलवियों का, वो अहमद अल शरा के ऑफिस से कत्लेआम का ऑर्डर दिया गया। तो ऐसा भी नहीं है कि नीचे में फाइटर्स कुछ कर रहे, अरे हमको तो पता ही नहीं था वो क्या करता। एक चीज। दूसरी कि ये बार बार होती आएगी, आप कितने दिनों तक वेस्ट को छुपाएंगे। अच्छा, वेस्ट को इतना फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि ये जो कंट्रीज हैं जो इनकी हिमायत करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका को थोड़ा साइड में भी रख लीजिए, तो ये जर्मनी, चेक रिपब्लिक, फलाना ढिमकाना, इनको धर्म से क्या लेना देना, इनके हैं, ये तो लादीन ही अपने हैं। बिल्कुल। इनको क्रिश्चियन से भी कोई लेना देना। अगर इनको क्रिश्चियंस की पड़ी होती तो इजराइल को नहीं बोलते। इजराइल के चक्कर में पूरी की पूरी गजा से और वेस्ट बैंक से इतनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस का पलायन हो गया। बिल्कुल। आप सीरिया में देखें कितनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन जो है वहां से निकल गए। दुनिया की सबसे कुछ पुरानी चर्चेज, कुछ अभी पुरानी कत्लेआम भी हुआ है सीरिया में, 12-13 क्रिश्चियंस को मारा है अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। हाँ, तो उनको इसकी कोई फिक्र नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है उसमें जो नियोकॉन एलिमेंट है उसको तो ये बात समझ में आती है, वो कुछ इसके विरोध में होते हैं, लेकिन फिर भी अगेन वो तो खुद ही इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किस मुंह से कहेंगे कि हम क्रिश्चियंस के लिए लड़े। तो वो, लेकिन फिर भी ऑप्टिकल पर्पस के लिए क्रिश्चियंस पे थोड़े कम अटैक हुए, लेकिन कितना कम होगा। कल जब ये इनकी जो फोर्सेज जो हैं वो हामा से जब वो निकली है और उसने वो हामा दमिश्क हाईवे पकड़ा है और वो जब एंटर कर रही है सुवेदा की तरफ, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 2 क्रिश्चियन चर्च जो ग्रेको रोमन क्रिश्चियन चर्च, क्रिश्चियन के लिए कई, चूंकि उसमें भी कई मजहब है, तो उसमें जो उनका ग्रेको रोमन जो मसलक है उसका एक चर्च जो है उन्होंने नजरातिश कर। तो भाई वो अब लेपर्ड को कैसे उसका स्पॉट चेंज करवाएंगे, तो वो तो करता आ रहा है। और जो कत्लेआम आप देख रहे हैं कि हो रही है ऑलरेडी दुरूज की, वो तो हो ही रही है। तो यानी सीरिया में मोटा मोटी 5 माइनॉरिटीज रहते थे, अलवी, क्रिश्चियन, द्रूजी, इस्नासरी शिया और कुर्द, जिसमें से कि 4 का मैसेकर कर चुके हैं अलग अलग लेवल पे। इन 4 का मैसेकर कर चुके हैं। और ये मैसेकर किनका हुआ है, ये वो है जिन्होंने अपनी अपनी हथियारें जो हैं वो इनको सपुर्द कर दी थी इस फेथ पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो हमारा दिफा करेगी। सही। क्योंकि द्रुजी स्मार्ट थे, उन्होंने नहीं सरेंडर किया, तो कम से कम अभी आज सुबह तक की जो नंबर 211 मौतों की नंबर आई है, उसमें से 89 जो है वो आतंकवादी भी है, जो यहाँ के आतंकवादी। तो कम से कम उनके पास अपने हथियार थे, उन्होंने किया। अच्छा, अलवी बेचारे अपना हथियार दे दिए तो उनका 7,000 से ऊपर, 8,000 से ऊपर अलवी का खर्च हुआ। अब इन सब चीज को कौन देख रहा है? देख रहा है कुर्द, जिसके साथ ये मजाकरात जो है अमेरिका इनका करवा रहा है कि तुम अपने हथियार सरेंडर कर दो, तुम आर्मी का हिस्सा बन जाओ। उसको लग रहा है कि जो इनके साथ हुआ वो तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो वही आनाकानी, ये जो हर महीने आप सुनते हैं कि इस महीने जो है वो कुर्द जो है वो हथियार सरेंडर कर देंगे और वो शामिल हो जाएंगे सीरिया के आर्मी में, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं हो पाता है। वो इन घटनाओं का ही असर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यही तो मेरे साथ होगा और इनसे ज्यादा होगा। क्योंकि ये देखें कि भाई ये जो सीरियन सिविल वार थी, इसमें तो द्रुज बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर भी नहीं रहे। हालांकि कमांडर और सैनिक थे, लेकिन ट्राइबल लेवल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो लेकिन कुर्द तो आर्मी छोड़िए, कमांडर लेवल छोड़िए, मिलिशिया के लेवल में पार्टिसिपेट कर रहे। तो उनके अगेंस्ट जब ये कत्लेआम करने जाएंगे तो पर्सनल खुन्नस होगी। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज आपको नजर आ रहा है कि कुर्द जो है वो डिफर कर रहा है, वो हथियार देने से गुरेज कर रहा है। अब शाही साहब, एक अमेरिका का जो एक बारगी हम ये देखते हैं कि जैसे वो अबू मोहम्मद जौलानी के लिए सारे रास्ते, यानी जो नॉर्म्स पहले से चले आ रहे हैं, सब को नज़रअंदाज करके एक अजीब तरह की का झुकाव हमें देखने में आ रहा है। आपको भी क्या ये अजीब नहीं लग रहा है? और अगर ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इस तरह का एक रुझान देखने में आ रहा है तो इसका मकसद क्या हो सकता है? देखिए, वियतनाम के केस में एक बार वो हेनरी किसिंजर ने बहुत अच्छी एक जुमला कहा था कि उनकी वहां जब हार हो रही थी, उन्होंने एक बात कही थी जिसने कहा था कि डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन। मतलब जीत की घोषणा जो है वो कर दो और भागो। एक उसी तरह की चीज
डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दिख रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस असद के गवर्नमेंट के गिरने से पहले भी वो वहां से निकलना चाहती थी। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि हमें वहां रहना नहीं है, हमें वहां रहना नहीं, हम भाग रहे हैं। सही। ये जो जीत उनकी हुई असद के हुकूमत के गिरने के बाद, ये तो उनको तस्तरी पे लेके दे दिया तुर्की में। बिल्कुल। तो जहन में उनके ये है कि भाई फिर तो ठीक है भाई, डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन। यहाँ तो एटलीस्ट डिक्लेयर विक्ट्री करने की जरूरत भी नहीं, यहाँ तो एक तरीके से उनकी जीत हो ही गई सीरिया में। तो डिक्लेयर विक्ट्री एंड रन वाली बात है, यहाँ जो ऑपरेटिंग वर्ड है वो है रन। अब ये निकलना चाह रहे हैं तो इनको लग रहा है कि जो भी यूनिट बैठा हुआ है जिसमें थोड़ा भी मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पावर का, जिसके अंदर एक शैम्बलेंस भी है, थोड़ा सा भी जो लग रहा है कि एक सेंटर में कोई चीज बैठा हुआ है, उसको सौंप के निकल। तो वो यहाँ पे मौजूदा हालात में जो है वो चाहे ना चाहिए बात बिल्कुल। अच्छा, आप हम उन लोगों से यानी वही अफगानिस्तान वाला सिनेरियो यहाँ दोबारा दोहरा रहे हैं। एग्जैक्टली। फर्क ये था कि वहां पर वो तालिबान की मदद कर नहीं रहे थे, यहाँ इन आतंकवादियों की मदद वो पहले से कर रहे। हालांकि अगर आप ग्राउंड पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे अगर आप बात करें, चाहे वो किसी भी प्रोविंस में हो, तो वो आपको ये बात बताएंगे कि ये जो हायत तहरीर शाम है, इनके लड़ाकों का ऐसा कोई ग्राउंड पे बहुत होल्ड है नहीं। इसीलिए अलग अलग मिलिशिया जो है अपने अपने इलाकों में अपने अपने मिलिशिया फोर्सेज उन्होंने बना के एक अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना दिया है। जो स्वेदा में जो ये हुआ है मामला, ये भी इसीलिए हुआ है कि वहां के जो बद्दू हैं, बद्दुओं ने एक मिलिशिया बना रखा था और वो एक्सटॉर्शन करते थे हाईवे पे वो लगा के, जो हमारे यहाँ सरस्वती पूजा में दुर्गा पूजा में पैसे छीने जाते हैं वो गिरा के बैरिकेड लगा के, उस तरह से वो बैरिकेड लगाते थे। उसमें उन्होंने किसी की पिटाई की, जो मर गया, जो बच्चा 17-18 साल का था, वो द्रूजी था। उसके बाद ये रिटेलिएशन शुरू हुआ है। सही। तो ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ऐसा नहीं है कि एचटीएस का कोई एक व्यापक एक जो कह सकते हैं कि कंट्रोल है, वो लूज कंट्रोल है। जहां भी कुछ होता है वहां पे वो सेना को भेजता है, सेना मारी भी जाती है, योगी होती है, तो लेकिन ये जो लूज कंट्रोल ही है अमेरिका के लिए इनफ है। तो अमेरिका चाहता है कि किसी तरह इसको, और मे भी इसको पावर दे दूं, मे भी इसमें से सैंक्शन हटा दूं, तो थिंग स्टेबलाइज होगा। हालांकि मैं अभी यूनाइटेड नेशंस की पिछले महीने की लिस्ट देख रहा था, जून महीने की जी, यानी जितने लोग सीरिया से बाहर निकले हुए हैं, चाहे वो यूरोप में रह रहे हैं या लुबनान में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, उसका 1% भी वापस सीरिया नहीं गया है, जबकि कब्जा हुए ऑलमोस्ट अब 2-3 महीने में 1 साल हो जाए। सही, बिल्कुल, है ना। दिसंबर में कब्जा हुआ ऐसा है, जाहिर है उसके बाद से कई महीने गुजर चुके हैं जी। हाँ, तो वो नहीं जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इनसे पूछे कि वो वापस क्यों नहीं लौट रहे हैं। इनफैक्ट लुबनान से कुछ लोग लौटे भी, तो उससे बड़ी तादाद में लोग लुबनान वापस आ गए। बिल्कुल, कुछ अलवी हैं, शिया भी हैं और ये भी हैं। तो इसका मतलब सिचुएशन तो स्टेबलाइज नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अपने तरीके से नहीं चल रही है। आपने सैंक्शन हटा दिया और जाहिर है कि ये खलीजी जो हैं अरब, ये इसमें इन्वेस्ट वगैरह भी करेंगे, लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट हर कुछ जो है वो इंटरनल सिचुएशन स्टेबलाइज हो रहा है कि उसमें डिपेंड करता है। और आप देख सकते हैं कि इंटरनल सिचुएशन किसी भी तरीके से कोई भी मापदंड से इसको स्टेबलाइज तो नहीं कहा जा सकता जब हर एक महीने पे एक मैसेकर जो है वो की जाए। शाही साहब, इस पूरे मामले में अमेरिका जहां हमें इस तरफ नज़र आ रहा है कि वो जो कुछ भी उसके बस में है वो जौलानी के हवाले ऐसा लग रहा है कि उसका सपोर्ट कर रहा है और चाह रहा है कि आपने इशारा भी किया कि उसके हवाले करके निकल जाए। हम इस बीच में एक इज़राइल का रोल देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बार बार वो बमबारी कर दे रहा है। दमिश्क पे बमबारी की खबर आई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के आसपास जो है बमबारी की। उससे पहले और सेना का हेडक्वार्टर था, उसके पास बमबारी की। और अलग अलग इलाक़ों में हम देख रहे हैं। आप इज़राइल का रोल कैसा देख रहे हैं? वो किस तरह का काम कर रहा है? बल्कि इज़राइल के कुछ मिनिस्टर्स के बयान, एक उनका इज़राइल डायस्पोरा के मिनिस्टर है, उनका एक बयान आया कि इसको मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए अहमद शरा को। तो ये कैसे देखते हैं इज़राइल का रोल, अमेरिका की इस रोल को देखते हुए इसके साथ? देखें, इसमें 2 चीज़ है। पहला तो ये है कि इज़राइल की चूंकि इतनी मिट्टी पलीद हो चुकी है पूरे जनरेशन में कि वो सोच रहा है कि
इस तरह दुरूज को इस्तेमाल करके ये अपना एक पतित वाली जो इसकी इमेज दुनिया में बन गई है, उस पतित वाली इमेज को किसी तरह ये निखारने की कोशिश करे। और वो आप देख भी सकते हैं, चाहे फ्रांस 24 हो, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, वो लगातार इस किस्म की रिपोर्टिंग कर रही हैं कि इनका रखवाला जो है, दुरुजियों का रखवाला जो है वो इजराइल। अब मसला ये है कि ये उनको तो पच जाएगा जो पहली बार इस चीज को जान रहे हैं। हम तो सुवेदा गए भी कई बार हैं, कई बार हमने वहाँ के शोखों से बातचीत की है, वहाँ से रिपोर्टिंग की है, दरा से हमने रिपोर्ट की, और हम अपनी आंखों से देखते थे कि दरा में जो हायत तहरीर शाम में अलकायदा के जो उस जमाने में कुछ और नाम हो, जमात अल-नुसरा, जी जी, जमात अल-नुसरा के जो सोल्जर्स घायल होते थे, उनका इलाज जो है वो इजराइल अपने अस्पतालों में करता था। और हम वो भी दिन हमने देखा है कि जब एम्बुलेंस में भर के उनको ले जाते थे, चूंकि वो रास्ता जो है वो तो जुलान के तरफ से ही है, तो जुलान के तरफ से जब उनको ले जाते थे तो जुलान में जिन द्रूज पे इजरायलियों का कब्जा था, जो जुलान के अंदर के द्रूज थे, वो उसका विरोध करते थे और वो सीरिया का झंडा लहराते थे कि हमारा इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कितने भी साल हम उनके प्रभुत्व में रहें। अभी आप इसी से समझिए कि ये जो तकफीरी हैं, इनकी क्या इमेज है कि इन्होंने एक महीने के अंदर में वो कौम जो 70 साल से इजराइल के कब्जे में रहते हुए इजराइल की हिमायत नहीं कर रही थी, उनको इसने मजबूर कर दिया कि वो इजराइल का साथ। सही, ठीक है। अब तो वहाँ हिजबुल्लाह भी नहीं है कि इनकी दिफा जो है कर सके, बिल्कुल, ना ही वहाँ IRGC है जो इनकी दिफा कर सके। तो अब जिसकी जान जा रही हो, जिसके सर पे बंदूक रखी हुई हो, उससे हम ये तवक्को ना करें कि वो उन अरबों के पक्ष में खड़ा हो जिनका एक फिरका जो है उनके कत्लेआम का खून का प्यासा बैठा हुआ होगा। सही है, उससे हमें तवक्को होनी भी नहीं चाहिए। ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, ये तो उन तकफीरी ग्रुप पे है कि जिन्होंने ऐसे माहौल क्रिएट किए कि ऐसे वक्त में जब इजराइल की इमेज दुनिया में एक अतीत की होती, एक बिल्कुल ही जमीन पे गिरा हुआ, जिसको निकृष्ट प्राणी कहते हैं, उसकी एक इमेज हो चुकी थी, उस इमेज को सुधारने का उसको मौका कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये तकफीरी। सही। तो तकफीरी दो तरीके से इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। एक तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं इस तरह के मैसेकर वगैरह करके, और दूसरा कि इजराइल को अपना इमेज सुधारने की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड है। तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। इजराइल को एक अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसका वो फायदा उठाएगा। वो क्यों उस इलाके में आपको फाइटर्स को आने देगा जिस इलाके में किसी जमाने में IRGC रहती थी और इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि उधर उठ के देख सकता। आज उन इलाकों में बरहना घूम रहा है, मतलब उसको कोई डर ही नहीं कि उसको कोई मार सके, टैंक पे बैठ के बरहना घूम रहा है। तो वो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सीरियन सिविल वॉर जीत के ये जो उस्मानिया सुल्तान एर्दोगान जो हैं, उन्होंने क्या पाया है और हमने क्या खोया। जी, हम तुर्की पे भी बात करेंगे कि चूँकि उसका भी रोल बड़ा अहम है और इसके नतीजे और इसका असर तुर्की पे क्या पड़ने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। इज़राइल के सिलसिले में एक बात और भी मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी हालिया हफ्तों में इस तरह की खबर आई कि अहमद शरा, अबू मोहम्मद जोलानी और नेतन्याहू की मुलाकात हो सकती है, इस तरह की खबर थी। लेकिन इसके साथ फिर ये देखने में आया कि अहमद शरा ने अज़रबैजान बाकू का दौरा किया और बाकू में जो खबरें आई वो ये कि इजरायली ऑफिशियल से उनकी मुलाकात हुई और इसको कहा गया कि साहब ये इस तरह से एक रास्ता इनका और एक लिंक इनका बन गया है और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इजराइल को मान्यता देने की बात भी हमने ख़बरों में देखी, अटकलों में देखी कि सीरिया जो है इजराइल को मान्यता भी दे सकता है, और भी कई जगह ज़मीन पे इस जगह का दावा छोड़ देना, जोलान को सीरिया इजराइल के हवाले कर देना, इस तरह की भी कई चीज़ें ये देखने में आई कि एक तरह से दोनों में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और एक आपसी समझ बन रही है। मगर इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं इजरायली मिनिस्टर्स के जो बयान है वो अहमद शरा को ख़त्म कर देना और मार देना, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि इजरायली फोर्सेस इस वक्त सीरिया के अंदर दाखिल हैं, घुसी हुई हैं, कार्रवाई कर रही हैं। सोएदा के आसपास भी ऐसी खबरें आई कि HTS पर, जोलानी की फोर्सेस पर उन्होंने अटैक भी किया, फिर दमिश्क में हमले की खबरें भी आ गई।
तो इन दोनों चीज़ों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे समझा जाए कि एक तरफ हमले हो रहे हैं और एक तरफ दोनों का कोऑर्डिनेशन की खबरें? देखें, इजराइल जो है वो इक्वल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करता, कैपिचुलेशन में बिलीव करता। आप पैरों पे गिरे रहे। मैं उसके दूसरे उसमें आपको एग्जांपल दे दूं कि बीबीसी साल में 365 में से 364 दिन खुल के हिमायत करता है इजराइल, लेकिन अगर 365वां दिन उसने एक डॉक्यूमेंट्री बना दी गजा पे जिसमें भी कि वो दोनों को बराबर का जिम्मेदार मानेगा, तो इजराइल ये पूरी कोशिश करेगा कि उस प्रोड्यूसर की नौकरी चली जाए। यानी वो फुल कैपिचुलेशन चाहता है, आप एक दिन भी कुछ नहीं करते। दैट इज हाउ इट वर्क्स। अहमद अल शरा के पास ऑप्शन यहाँ पे कुछ नहीं। उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो उनके फाइटर जाएं और लड़ें इजराइल से, जो उनकी हिम्मत नहीं। दूसरी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल दोनों चीज उस पे बॉम्ब भी करता रहेगा। साउदर्न सीरिया पे उसने जो अपना इमेजनरी लाइन ऑफ जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया है इमेजिनरी, उसको इन्फोर्स भी करेगा। इनको चप्पल से मारता भी रहेगा और ये भी कहेगा कि तुम हमको वो करो, और ये कुछ नहीं करता। ये वैसे ही जैसे एर्दोगान है, बोलने के लिए बातों के वीर, जिसको ना वो इकबाल ने लिखा है ना, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो वो बड़ा वहाँ मुफीद रखता है, क्योंकि अभी आप देखें कि एर्दोगान क्या कर रहा है इजराइल के साथ। एर्दोगान इजराइल के साथ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बांट रहा है सीरिया। कह रहा है कि हामा एयरपोर्ट के दक्षिण का तुम्हारा, हामा एयरपोर्ट से उत्तर का इलाका हमारा। तो वो मजबूर करेगा एचटीएस को कि हामा से दक्षिण के जो सारे इलाके हैं, दरा है, सुवैदा, होरान जिसको कहते हैं, जो पूरा इलाका है ना जी, सीरिया में गेहूं के गंदुम के दो इलाके हैं। एक हसाका जो उधर आप देखते हैं कुर्दों के कब्जे में, और एक होरान जो है ये गेहूं का इलाका है। और ये हिस्टोरिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये वही जगह है जहां मिडिल ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी जो है वो फली फूली, और यहीं से क्रिश्चियन निकल के पूरे सीरिया में फैले हैं और लुबनान में और बाकी जगहों पे फैले हैं। ये जो होरान का इलाका है, सुवैदा होरान, यानी होरान तो इलाके को कहते हैं, सुवैदा प्रोविंस है, दरा प्रोविंस है, कुनेत्रा प्रोविंस है। इन सब प्रोविंस पे बेसिकली एक डील जो है वो स्ट्राइक कर रहा है एर्दोगान की, हामा एयरपोर्ट के पूरा नॉर्थ में हमारा, हामा से नीचे तुम्हारा। तो इन सारे एरिया में आप जो एचटीएस के लड़ाके हैं वो यहाँ से विड्रॉ कर जाएंगे। तो इजराइल का रिलेशनशिप सीरिया के साथ अब यही रहेगा। चप्पल भी मारूंगा, पानी भी मंगवाऊंगा, गाना भी सुनूंगा तुमसे नीचे बैठा के, और रात में सोऊंगा तो पंखे भी तुम्हीं से झिलवाऊंगा, और तुमको जो करना कर। अब थोड़ा आते हैं तुर्की की तरफ और एर्दोगान। आपने कई पॉइंट्स की तरफ इस पे बात की। जो रोल है तुर्की का एचटीएस के सिलसिले में, अबू मोहम्मद जोलानी के सिलसिले में, आपने बिल्कुल सही इशारा किया। इनका लूज कंट्रोल है अलग अलग इलाकों पे, यानी ये बहुत सारे आतंकी संगठन हैं, ये मिलिटेंट हैं, अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, सबके पास हथियार हैं, फिर वो कभी भी अपना वो कार्रवाई भी शुरू कर देते हैं। तो ये क्या वही हम नहीं देख रहे हैं कि एक बार जैसे तालिबान को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान का एक रोल रहा, और पाकिस्तान बाद में फिर मानते हैं कि हमको बड़ी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी, इसलिए कि दहशतगर्दी बहुत बुरी तरह से फैली खुद पाकिस्तान के अंदर। तुर्की भी क्या वही रोल अदा नहीं कर रहा, क्या उसी तरह का रिस्क नहीं उठा रहा है? देखें, अभी तक तो ऐसा है कि तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MIT, उन्हीं के डायरेक्शन पे सब चीजें हो रही हैं। लेकिन ये भी समझें कि सीरिया की लड़ाई जो है वो एक अरब और तुर्कों के बीच की रस्साकशी भी, ठीक है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कतर को छोड़ के जो बाकी अरब ममालिक हैं, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरैन हो, ये चाहते हैं कि हम जोलानी को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाएं, या UAE, और इसको टर्किश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से खींचे। टर्किश इंटेलिजेंस इस चीज को समझती है और वो कभी भी इसको उससे बाहर जाने नहीं देती। अगर ऐसा सूरत हाल बन पड़ता है
कि जब तुर्की को ये लगने लगेगा कि ये हमारे हाथ से निकल रहा है तो इसको एलिमिनेट करवा दिया जाएगा, इसको मरवा दिया जाएगा और इसके जगह पे किसी और को बैठा दिया जाएगा जो टर्किश इंटरेस्ट को साधता हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे आप स्टेबिलिटी नहीं देखेंगे। ये एक जो रस्साकशी है ये भी अभी चलती रहेगी, आइंदा महीनों सालों में आपको वो देखने को मिलेगा और अहमद अल शरा के लिए बड़ा मसला हो जाएगा इसको बैलेंसिंग एक्ट को करना। कैसे भाई, आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा तो उसके बदले में आप उसको कुछ देंगे ना, कोई माइन देंगे, कोई पोर्ट देंगे। अब आप कैसे बैलेंस करेंगे? एक यूएई को देंगे, तुर्की कहेगा कि उसको क्यों दिया, हमको दो, अजरबैजान को दो, फलाना दो। तो ये चीजें आपको यहाँ पे और नजर आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अरबों का चार्म ऑफेंसिव जारी है, लेकिन अहमद अल शरा जो हैं वो कब्जे में हैं जहनी तौर पे एमआईटी उनको कंट्रोल करती है, वही उनको डायरेक्ट करती है, उन्हीं के डायरेक्शन पे तमाम चीजें हो रही हैं। अरबों ने चार्म ऑफेंसिव जरूर किया है लेकिन अभी उनका पकड़ जो है वो बना। जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तुर्की के सिलसिले में एक एनालिसिस ये है कि ये जो पूरा सेटअप हम देख रहे हैं कि तुर्की के अंदर या कुर्दों के सिलसिले में जो कुछ है, तुर्की के अंदर जो कुछ हो रहा है कि ओजलान ने हथियार छोड़ने की बात कही, हमें सीरिया में एक चीज़ नज़र आ रही है कि तुर्की के सपोर्ट से एक संगठन वहाँ की सत्ता में है, एक हमें इज़राइल के साथ भी उनका एक सेटअप हमें नज़र आ रहा है सीरिया में। एनालिसिस ये है कि ये सारा सब कुछ जो हम देख रहे हैं, पूरा एक सिनेरियो सामने है, इसकी बुनियाद में है अर्दोगान, ख़ुद अर्दोगान, यानी उनकी अपनी पर्सनल जो उनकी पोजीशन है तुर्की के अंदर। अर्दोगान के बाद जैसे ही अर्दोगान का रोल ख़त्म हुआ उसके बाद तुर्की के अंदर भी काफ़ी बड़ी चेंज आने वाली है। फिर उन्होंने जो पूरा सेटअप खड़ा कर रखा है वो सारा का सारा जैसे रेत की दीवार की तरह से ढह जाएगा। इसलिए कि इसमें बड़ा बुनियादी रोल ख़ुद अर्दोगान का, उनकी पार्टी या बाकी और उनकी विचारधारा, उस सबसे बढ़ के ख़ुद इनकी पर्सनैलिटी है। आप क्या देखते हैं? लेकिन जिस तरह से ऑपोजिशन का वहाँ दमन हो रहा है उससे ये कह नहीं सकते कि इलेक्शन में क्या होगा। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो इस बार ये बड़ी मार्जिन से ये हारते। वो सारे जो न्यूज़पेपर और उनके जो पोल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। अगर कमालिस्ट सत्ता में आते हैं, अगर वो जीत जाते हैं, हालांकि उनको जीतने देंगे नहीं, सबको जेल में डालने, कई मेयर्स को जेल में डाल दिया, आप देख रहे हैं वहां तक। जी जी। अगर कमालिस्ट सत्ता में आते हैं, किसी तरह का गदर होता है और वो सत्ता में आ जाते हैं, तो उनका रुख जो कुर्दों के प्रति रहा है उसमें क्या चेंजेस आएंगे ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि आप ये अगर तुर्की के हिस्ट्री को देखें तो कमालिस्ट और कुर्दों की मेल लड़ाई, एर्दोगान तो प्रो कुर्द सेंटीमेंट लेके आए थे और बाद में वो बिगड़ गए, उनके बोल बिगड़ गए और ये हो गए। लेकिन एक हमआहंगी जो है हम वो देख रहे हैं कुर्दों और कमालिस्ट के दरमियान तुर्की। अगर तो कमालिस्ट सत्ता में आते हैं और वो जो अपने उनके वादे हैं, जो वो वादा बैकरूम जो उनके डीलिंग्स हैं कुर्दों के साथ, अगर उस पे तो वो अडिग रहते हैं, यानी उसको पूरा करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक स्टेबलाइज सिचुएशन बन के तुर्की में बन जाएगी। सीरिया और इराक में क्या होगा वो कह नहीं सकते। लेकिन अगर वहां पर ये लगता है कि नहीं, वो वादे से मुकर गए और कुर्दों को ये लगता है कि उन्हें वो नहीं मिला जो उनसे प्रॉमिस किया गया था, तो जो आपने सजेस्ट किया सिनेरियो, वो हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ओजलान और जो पुराने लोग हैं उन्होंने ये सीज फायर निगोशिएट किया है या आर्मिस्टिस निगोशिएट किया है। हमारी जो सोर्सेज हमारे हैं सीरिया के अंदर, उनसे जो बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जो यंग लड़ाके सीरिया के अंदर में, जो यंग कुर्द लड़ाके हैं, वो बड़ा इत्तेफाक इससे नहीं रखते, दोनों चीज से नहीं रखते, ना तो ओजलान और पीके के सरेंडर से और ना ही इस फैक्ट से कि ये जो सीरिया के अंदर में जो कुर्दिश फोर्सेज हैं उनका विलय जो है वो सीरियन आर्मी के साथ हो। तो ये देखना पड़ेगा कि फिर वो जो यंग ब्लड है वो इसको किस तरह से।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाही साहब, बड़े पेचीदा मुद्दों पे आपने बात की और एक तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने आई। धन्यवाद आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।